हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो मानचित्रों का अध्ययन और परीक्षाओं में उससे आने वाले प्रश्न हम सभी को पता है कि कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए मानचित्रों के आधार पर जो भी करंट अफेयर्स या फिर करंट में जो भी खबरें बनी हुई हैं उनको हम जरूर लोकेट करते हैं और ऐसे ही अभ्यास करने के लिए आज का कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पिछले सेशन में आपको जो अभ्यास प्रश्न दिया गया था उससे इसे शुरू करेंगे, ताकि इस अभ्यास प्रश्न के जरिए जिन जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है उन्हें इसका उत्तर भी मिल जाए और जिनका उत्तर सही नहीं हुआ वो इसका सही उत्तर भी जान पाए। तो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, भू आकृति और अवस्थितियां। पहला है अटाकामा मरुस्थल, सामने है उत्तरी चिली। पैटागोनिया मरुस्थल, दक्षिणी अर्जेंटीना। ब्राजील की उच्च भूमि, पश्चिमी ब्राजील। और मराकैबो झील, उत्तर पूर्वी ब्राजील। आपको बताना है कि कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित नहीं है, नहीं पर भी ध्यान देना था। तो शुरू करें, अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो अटाकामा मरुस्थल है यहाँ, जो कि उत्तरी चिली वाला हिस्सा, एकदम ठीक बात है। पैटागोनिया का जो मरुस्थल है वो है यहाँ अर्जेंटीना में, ठीक। तो ये जो दो हैं, दक्षिणी अर्जेंटीना वाला सही हो गया। ब्राजील की उच्च भूमि, पश्चिमी ब्राजील। और माराकैबो झील, उत्तर पूर्वी ब्राजील। इन दोनों को देखें तो ब्राजील की उच्च भूमि यानी ब्राजीलियन हाईलैंड जो कि कहा गया है पश्चिमी ब्राजील में, तो यहाँ ना होकर के ये पूर्वी ब्राजील का हिस्सा है, यहाँ पर मौजूद है। तो जो स्टेटमेंट में मिलान दिया है गलत है। दूसरा, मराकैबो झील जो कि ब्राजील में दी हुई है, तो ये वेनेजुएला में है और यहाँ पर उत्तरी, अगर आप देखेंगे इस पूरे महाद्वीप में, तो उत्तर की ओर यहाँ पर मौजूद है। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो विकल्प में पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तीसरा और चौथा, ये है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। जिन्होंने सही जवाब दिया है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। चलिए अब खबर से शुरू करेंगे। पहला सवाल, हाल ही में तुर्किश राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने संकेत दिए हैं कि वे इस्तांबुल में बम विस्फोट करने वाले आरोपी कुर्दिश समूहों को टारगेट करके उत्तरी सीरिया और इराक में हवाई कार्रवाई करेंगे। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई मुख्य भूमि का सबसे पश्चिमी हिस्सा तुर्की में स्थित है, ऐसा कहता है। दूसरा, एशियाई मुख्य भूमि का सबसे पूर्वी हिस्सा जापान में स्थित है। समझने वाला प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कौन से कथन सही हैं। अब देखते हैं, एशियाई मुख्य भूमि का सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी। तो एशियाई मुख्य भूमि को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको जो हरे रंग से पोर्शन दिख रहा है वो एशियाई मुख्य भूमि का है, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप इसके सबसे ज्यादा पश्चिम में आएंगे तो सबसे पश्चिमी छोर आपको यहाँ पर कहीं पर दिखाई देगा और ये तुर्की का हिस्सा है, या तुर्की कह सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा सही। दूसरा, इसका सबसे पूर्वी हिस्सा जापान कहा गया है, सबसे पूर्वी में आएंगे। और एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें कहा गया है कि एशियाई मुख्य भूमि का, यानी हम द्वीपों को इसमें शामिल नहीं करेंगे, मेनलैंड की बात है। तो जापान तो वैसे भी एक आइलैंड का बना हुआ देश है, फिर भी अगर हम इसको मुख्य भूमि में मान भी लें तो ये यहाँ मौजूद है, जो कि सबसे ज्यादा पूर्व में नहीं होगा। ये लगभग 160 डिग्री जो ईस्ट में आएगा, इसका देशांतर वो यहाँ से आ जाएगा। फिर भी अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको रूस का जो क्षेत्र है वो 180 डिग्री पर मिल जाएगा। और 180 डिग्री पूर्व के बाद अगर आप इधर पश्चिमी पर भी आएंगे तो यहाँ पर भी आपको इसका कुछ हिस्सा देखने को मिल जाएगा। तो सही उत्तर, ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा, यहाँ पर रूस का हिस्सा होगा। इसलिए पूछा गया है कौन सा या कौन से कथन सही है, केवल एक कथन यहाँ पर सही है। चलिए अगली खबर, वर्तमान में विश्व में सबसे लंबे समय से यानी 43 साल से हेड ऑफ स्टेट के पद पर कायम इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति थियोडोर ओबियांग की पार्टी पीडीजीई ने हाल ही में एक बार फिर 99% मतों के साथ आम चुनाव जीत लिया है। तो ये खबरें भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद करके चलना है कि अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दिया जाए जो कि इस बार की परीक्षा में दिया भी गया था तो आपको पता हो। अब प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित में से देशों का कौन सा समूह गिनी की खाड़ी के तट के सर्वाधिक निकट स्थित है? विकल्प दिए हुए हैं, कैमरून, नाइजीरिया, गिनी बिसाओ, गैबन, इक्वेटोरियल गिनी, बेनिन, गाम्बिया, टोगो, कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट, नामीबिया। कई सारे देश हैं। तो आप इसमें एक आइडिया ये लगा सकते हैं कि कौन सा देश ऐसा हो सकता है जो इस विकल्प को इलिमिनेट कर देगा। पहले समझ लें गिनी की खाड़ी कहाँ है। तो अफ्रीका का ये मैप है जिसमें गिनी की खाड़ी पर अगर आप जाएं तो यहाँ दी हुई है गिनी की खाड़ी। लोकेशन लगभग कुछ ऐसी बनेगी इसकी, ठीक है।
अब इसमें क्या दिया हुआ है पहले विकल्पों में, कैमरून, नाइजीरिया, गिनी बिसाऊ। तो कैमरून कहाँ है, ये है कैमरून, ठीक, नाइजीरिया यहाँ है, और अगला दिया हुआ है गिनी बिसाऊ, तो गिनी बिसाऊ यहाँ पर है, ये है, ठीक। तो अगर आप इसको देखें तो ये फिर इस जो हमने क्षेत्र देखा था गिनी की खाड़ी उससे दूर है, एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा गैबन, इक्वेटोरियल गिनी और बेनिन, इसे देखें तो गैबन कहाँ पर है, गैबन आपको मिलेगा ये भी इस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। दूसरा इक्वेटोरियल गिनी इसके जस्ट उत्तर वाले क्षेत्र में है ये, और इसका एक छोटा सा आइलैंड यहाँ पर भी है, ठीक। उसके बाद अगला कौन सा है, बेनिन, तो बेनिन है यहाँ पर। तो ये तीनों ही इस क्षेत्र में आते हैं, यानी कि सही उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप बाकी में देखें तो गाम्बिया इसमें आपको एलिमिनेट कर देना चाहिए, यहाँ पर नामीबिया, इनकी लोकेशन को देख लेते हैं, ठीक। तो ये है यहाँ पर नामीबिया, ये एलिमिनेट हो जाएगा इससे। और गाम्बिया को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आएगा गाम्बिया, ये एक पतली सी स्ट्रिप के रूप में ये है, ठीक है। उत्तर आपको इसका मिल गया है, ऑप्शन बी सही जवाब। चलिए अगली खबर, हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी सुप्रीम कोर्ट ने वहां के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के पैरोल को गैरकानूनी बताते हुए उन्हें फिर से जेल भेज दिया है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तमाशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। दूसरा, केपटाउन शहर इसके निकट स्थित है। और तीसरा, केपटाउन भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में आता है। आपको बताना है सही कथन यहाँ पर, या सही कथन कौन सा है। तो पहला है उत्तमाशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप, क्या सबसे दक्षिणतम है। तो कहाँ पर है ये केप ऑफ गुड होप, ये दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है यहाँ पर, और केप ऑफ गुड होप ये वाला क्षेत्र है यहाँ। तो ये सबसे दक्षिणतम नहीं है, क्योंकि इससे भी दक्षिणतम आएगा केप अगुलहास, जो कि यहाँ पर होगा, ठीक है। तो केप ऑफ गुड होप के पास केपटाउन मौजूद है, इसकी राजधानी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट दूसरा होगा वो सही होगा, पहला गलत हो जाएगा। दोनों को यहाँ पर फिर से देख लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये गलत है, ये वाला सही है। केपटाउन भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में आता है। तो ये इतना हिस्सा केपटाउन के पास वाला ये भूमध्य सागरीय जलवायु में आता है। अगर हम अक्षांश को देखें तो 30 डिग्री से 40 डिग्री के आसपास का क्षेत्र उत्तरी या दक्षिणी इसमें शामिल हो सकता है, ठीक। ये सही हो गया। क्या पूछा है, कौन सा या कौन से सही है, पहला वाला गलत है केवल, तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 3। चलिए अगली खबर, यूनाइटेड किंगडम एक गंभीर करेंसी संकट का सामना कर रहा है, जिसके बाद हाल ही में वहां की एक निजी सुरक्षा एजेंसी G4S के कर्मचारियों ने 48 घंटे की हड़ताल का निर्णय ले लिया है। तो अगर कोई देश बहुत चर्चा में बना हुआ है तो उस देश की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में समझना बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संयुक्त राजशाही यानी यूनाइटेड किंगडम, इस शब्द को भी याद रखिए, ऐसा भी लिख दिया जाता है कई बार, संयुक्त राजशाही यूनाइटेड किंगडम में शामिल नहीं है। वेल्स, आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड या फिर स्कॉटलैंड। तो इसका जो सही उत्तर है कौन सा है, आयरलैंड। आयरलैंड इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर केवल 2 इसका विकल्प हो जाएगा, घबराइए नहीं, मैप में भी देखेंगे। ये है यूनाइटेड किंगडम का मैप। अब आयरलैंड कहाँ पर है, आयरलैंड यहाँ है, जो कि इसका भाग नहीं है। इसमें कौन कौन से हिस्से शामिल हैं, स्कॉटलैंड, ठीक, इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, ये 4 मिलाकर के फिर बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। अगर आप इसमें से उत्तरी आयरलैंड को हटा दें तो बचेगा स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये बनाएंगे ब्रिटेन का हिस्सा, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक। और ग्रेट ब्रिटेन के हिस्से में अगर आप उत्तरी आयरलैंड जोड़ दें तो बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। और इसका उत्तर है दूसरा, जो कि गलत है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगली खबर कहती है कि हाल ही में इंडोनेशिया के पश्चिमी जावा प्रांत में आए भूकंप के आफ्टर शॉक ने भारी नुकसान पहुंचाया है। इसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो इसका जो क्षेत्र है वो भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, बहुत सारे आइलैंड्स है वहां पर। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। बोर्नियो, जावा, सुमात्रा और बाली। उसके बाद उत्तर देना है।
तो इसका जो सही उत्तर होगा, मैप से शुरू कर लें, ऐसे लिखने से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी आपको। मैप में ये है बाली जो कि सबसे छोटा दिख रहा है, उसके बाद ये है जावा, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक, उससे बड़ा है फिर सुमात्रा यहाँ पर, और फिर उससे बड़ा है बोर्नियो। बोर्नियो में इसका इंडोनेशिया का क्षेत्र आएगा, मलेशिया का क्षेत्र आएगा और ब्रुनेई दारुस्सलाम यानी ब्रुनेई का भी क्षेत्र आएगा। तो ये सबसे बड़ा है। तो इसका अगर क्रम निकालें तो इसका क्रम होगा बाली, जावा, सुमात्रा और फिर बोर्नियो, 4 2 3 1 किसमें है? विकल्प डी में आपको दिख जाएगा। चलिए अगली खबर। हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जुमार्ट तोकायेव ने अपने दूसरे टर्म के लिए राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। इस क्षेत्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यूराल नदी के प्रवाह का एक हिस्सा कजाकिस्तान में भी है। दूसरा, वोल्गा नदी यूराल पर्वत से निकलती है और यूराल नदी के पूर्व में प्रवाहित होती है। आपको सही कथन का यहाँ पर चुनाव करना है। तो यूराल नदी के प्रवाह का एक हिस्सा कजाकिस्तान में, इसको देख लें। यह है रूस का नक्शा जहां पर ये दोनों ही नदियों का जिक्र आपको मिल जाएगा जहां से निकलती हैं। यह है यूराल माउंटेन जो कि प्रमुख रूप से प्राकृतिक विभाजक माना जाता है यूरोप और एशिया के बीच में। तो जहां पर यूरोपियन रशिया का क्षेत्र है वो आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पर रूस की राजधानी है। अब इस यूराल माउंटेन से क्या निकलेगा? यूराल नदी ये यहाँ से निकलेगी और फिर इस तरह से दक्षिण की ओर जाते हुए कैस्पियन सागर में गिर जाएगी, ठीक। और ये कजाकिस्तान का हिस्सा है जहां से ये गुजरती है, यानी पहला जो स्टेटमेंट होगा वो सही हो जाएगा। दूसरा, वोल्गा नदी के लिए दिया गया है। वोल्गा नदी यूराल पर्वत से निकलती है और यूराल नदी के पूर्व में प्रवाहित होती है। तो वोल्गा नदी यूराल पर्वत से नहीं निकलती, इस बात को याद रखिएगा। वोल्गा नदी यहाँ पर मॉस्को के उत्तरी हिस्से के पास से कहीं से निकलती है और फिर दक्षिण की ओर जाते हुए ये भी कैस्पियन सागर में गिर जाती है। इसकी एक सहायक नदी है कामा नदी जो कि यूराल पर्वत के पास से निकलती है, ठीक। लेकिन वोल्गा नदी यूराल पर्वत से नहीं निकलती, इस बात को याद रखिएगा। केवल यूराल नदी जिसके नाम पर, यूराल पर्वत के नाम पर जिसका नाम भी है, वो निकलती है। ये गलत हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, केवल एक कथन यहाँ पर सही होगा। चलिए अगली खबर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हाल ही में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व का सबसे बड़ा अंतः महाद्वीपीय जलराशि कैस्पियन सागर भी तीव्र गति से सिकुड़ रहा है। आपको बताना है निम्नलिखित जलराशियों पर विचार करना है। भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। आगे क्या दिया हुआ है? उपर्युक्त में से कौन से पूर्ववर्ती टेथिस सागर के भाग माने जाते हैं? यानी इनमें से कौन कौन है जो पूर्ववर्ती यानी पहले रहे टेथिस सागर के हिस्से माने जाते हैं। तो आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा जहां पर ये कहा गया था कि एक समय सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, फिर पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसमें बदलाव होते रहे और फिर वो अपनी जगह से हटते हुए एक लंबे समय के बाद आज के समय हमें जिस तरह से महाद्वीपों की स्थिति दिखती है वो बने। तो उस समय पेंजिया एक महाद्वीप था प्रमुख रूप से जो दो हिस्सों में विभाजित हुआ। उसका उत्तरी हिस्सा अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड, और इसके जो बीच का हिस्सा था वो था टेथिस सागर। यहाँ नक्शे में आपको दिखेगा। तो काफी पुरानी कहानी है जब पेंजिया पूरा इस तरह से जुड़ा हुआ था। पर्मियन पीरियड लगभग 225 मिलियन साल पहले, फिर वो उसमें बदलाव हुए और फिर आज के समय हमें इस तरह से दिखाई देता है। इसमें क्या कहा गया है कि मध्य का हिस्सा कौन कौन सा है? तो भूमध्य सागर भी है, काला सागर भी है, कैस्पियन सागर भी है और अरल सागर भी इसमें शामिल होता है। यानी ये चारों ही इसके हिस्से रहे हैं। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी टेथिस सागर के भाग माने जाते हैं, अवशेष माने जाते हैं। चलिए अगली खबर। हाल ही में श्रीलंकाई नौसेना के द्वारा कराईकल, नागपट्टिनम और पुदुकोट्टई जिलों के 14 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो श्रीलंका के पास का क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गया। अब आपको निम्नलिखित जिलों की अवस्थिति पर विचार करना है। कौन कौन से हैं? नीलगिरी, कराईकल, नागपट्टिनम और पुदुकोट्टई।
तो प्रश्न में क्या कहा गया है, उपर्युक्त में से कौन से जिले तमिलनाडु से संबंधित है। अब आपको कुछ याद आ रहा है इसे देख के, आप गैस कीजिए कि कौन कौन से जिले हैं जिनको आपने तमिलनाडु के अंतर्गत सुना है। नीलगिरी सुना ही होगा, कराईकल, नागपट्टिनम और पुदुकोट्टई। तो आप सही सोच पा रहे हैं, यहाँ पर जो कराईकल है वो पुदुचेरी के अंतर्गत आता है, ना कि तमिलनाडु में। इसका मैप में अगर आप देखेंगे तो नीलगिरी कहाँ है तमिलनाडु में, यहाँ, ठीक। पुदुकोट्टई कहाँ है इस क्षेत्र में, नागपट्टिनम है यहाँ, और ये जो आपको रंगीन हिस्सा दिख रहा है ये है कराईकल, जो कि पुदुचेरी का हिस्सा है। इस मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक। अब जो पुदुचेरी के बाकी के हिस्से हैं उनको भी देख लें। एक है माहे, जो कि यहाँ है केरल के पास, ठीक। कराईकल आपने देख लिया तमिलनाडु के पास, ठीक। पौंडीचेरी या पुदुचेरी कहाँ है, यहाँ तमिलनाडु में। और फिर यनम का एक तरह से चौथा जिला कह सकते हैं, यहाँ पर मौजूद है। तो इसका उत्तर क्या निकलेगा फिर कि कौन कौन से जिले तमिलनाडु में स्थित हैं, दूसरा हटा दीजिए तो ऑप्शन सी में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा 1, 3 और 4, ये सही है। आगे बढ़ें। अगली खबर, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी में राज्य के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति होलोंगी से सोलापुर सड़क मार्ग से जाता है, उसे न्यूनतम कितने राज्यों में यात्रा करना पड़ेगा, इन दोनों को ही मिलाकर, ठीक। अब विकल्पों को देखें, कहां पर है ये क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है यहाँ पर, ठीक। और इसी के नजदीक मौजूद है होलोंगी, इस बात को याद रखिएगा, जहां पर एयरपोर्ट बनाए जाने की बात कही गई है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां ऐसी है जहां पर एयरपोर्ट बनाया जा सकता है। ग्रीनफील्ड की बात है, नए सिरे से बनाया जाएगा। उसको कहाँ जाना है, यहाँ से उसको जाना है सोलापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। अब इन दोनों राज्यों को गिनते हुए आपको बताना है कि न्यूनतम कितने राज्यों से होकर के जाएगा। तो पहला इसको ही मान लें, दूसरा असम से जाना ही पड़ेगा, तीसरा आएगा पश्चिम बंगाल में। उसके बाद वो अपनी यात्रा बदल सकता है, बिहार से जा सकता है, झारखंड से जा सकता है, ओडिशा से जा सकता है। तो मान लीजिए हम एक रास्ता ले लें, 3 यहाँ तक हो गए, फिर चौथा, पांचवा और छठा, आप बाकी जगहों से भी मैच करा करके देख लीजिएगा। तीसरे के बाद अगर चौथा यहाँ से लें, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां हो जाएगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, मतलब कहीं से भी अगर वो जाएगा तो 6 से कम राज्यों से होकर के नहीं गुजरेगा, उन दोनों को मिला करके जहां से वह चला है और जहां पहुंचना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 6 राज्य, ठीक है। चलिए अगली खबर, हाल ही में गुट्टीकोया आदिवासियों के एक समूह के द्वारा तेलंगाना के एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की हत्या कर दी गई। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजातीय समूह दिए हुए हैं, संबंधित राज्य दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं, भील राजस्थान, गोंड छत्तीसगढ़, संथाल झारखंड, बोडो असम। आपको बताना है कि इसमें से कितने युग्म सही हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। तो भील कहा गया है राजस्थान से संबंधित है, गोंड छत्तीसगढ़ से। देख लेते हैं, यहाँ पर आपको दक्षिण एशिया से संबंधित जो भील जनजाति की जनसंख्या है कहाँ कहाँ पर मौजूद है वो दिख जाएगा। तो प्रमुख रूप से आपको दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में, और बाकी उनकी जनजाति पाकिस्तान तक फैली हुई है, ठीक। इधर कुछ हिस्सा आपको बांग्लादेश में भी मिल जाएगा। तो अगर मुख्य पॉपुलेशन की बात की जाए तो राजस्थान इसमें आता ही है। तो विकल्प में क्या दिया हुआ है, राजस्थान, भील सही है। उसके बाद है गोंड छत्तीसगढ़, इसको देख लें। अब गोंड की जो आबादी है वो भी प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इस क्षेत्र में फैली हुई है। तो छत्तीसगढ़ अगर दिया है तो वो भी सही है। उसके बाद अगली दी हुई है संथाल की आबादी, ठीक। तो संथाल की आबादी प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा के आसपास फैली हुई है। बाकी कुछ आपको इधर असम के पास वाले क्षेत्र में भी मिल जाएंगे। तो झारखंड इसमें दिया हुआ है, ये सही उत्तर है। उसके बाद बोडो जनजाति को आपको मैच कराना है उत्तर में, वहां विकल्प में असम दिया हुआ है, ये सही बात है। ये प्रमुख रूप से असम में ही निवास करते हैं। और यहाँ पर उत्तरी बोडोलैंड की भी डिमांड की जा रही थी, आपको याद होगा
हालांकि इनका कुछ समुदाय यहाँ महाराष्ट्र के पास भी आपको दिख जाएगा, कुछ हिस्सा गुजरात के पास दिख जाएगा, कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल के पास, लेकिन प्रमुख रूप से असम वाले क्षेत्र में मौजूद हैं। तो विकल्पों को अगर हम देखें तो ये सभी सही हैं, यानी सभी 4 युग्म सही हैं। भील जनजाति राजस्थान, गोंड छत्तीसगढ़, संथाल झारखंड और बोडो असम। चलिए अगली खबर। हाल ही में भारतीय थल सेना के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि लगभग 300 आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, जबकि करीब 160 आतंकी घुसपैठ की फिराक में एलओसी के निकट लॉन्च पैड पर बने हुए हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित नदियों के प्रवाह मार्ग पर विचार कीजिए। व्यास नदी, झेलम नदी, महानंदा और काली। आपको क्या बताना है इसमें कि उपर्युक्त में से कौन सी नदी या नदियां भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती हैं। नहीं पर विशेष रूप से याद रखें, ध्यान दें ताकि विकल्प का चयन करते समय वो गलती ना हो जाए कि हम सही समझ करके गलत उत्तर मार्क कर दें। तो इसका प्रवाह मार्ग आपको देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है। पहले ब्यास नदी को देखें तो ब्यास नदी कहाँ है? यहाँ, और ये जहां से निकलती है वहां से आकर यहाँ हरिके बैराज के पास सतलज नदी में मिल जाती है। कहीं पर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती। उसके बाद झेलम को देखें तो झेलम नदी यहाँ आपको दिखाई देगी जम्मू कश्मीर के पास, और इस तरह से एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। इसके अलावा अगर आप काली नदी को देखेंगे तो काली नदी यहाँ है, नेपाल के पास जो बॉर्डर पड़ता है, ये भी काफी बॉर्डर बनाती है। उसके बाद एक और नदी का जिक्र है इसमें, महानंदा। तो महानंदा नदी भी यहाँ पर कुछ हिस्सा बनाती है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का, इसके साथ बांग्लादेश के साथ। तो जो नहीं बनाती वो पूछा गया है, कौन सी नहीं बनाती? ब्यास नहीं बनाती, ठीक, भारत के साथ सीमा नहीं बनाती पूछा है। ऑप्शन ए आप मार्क कर सकते हैं, जो कि इसका सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ें। अगली खबर। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर मदुरई जिले के अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। आपको क्या बताना है? जैव विविधता विरासत स्थल और राज्य और कौन कौन से सुमेलित हैं। क्या दिया है? देवबाड़ी या चाबीमुरा त्रिपुरा, सिलाचारी असम, अंबरगुड़ा कर्नाटक, ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली महाराष्ट्र। देख लें इन्हें। तो देवबाड़ी या फिर चाबीमुरा कहां पर है? त्रिपुरा में है, यहां पर इसकी लोकेशन है। तो ये वाला सही सुमेलित है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है सिलाचारी। सिलाचारी कहाँ है? ये भी त्रिपुरा में ही है, असम में नहीं है, ठीक, तो ये वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद अंबरगुड़ा कर्नाटक दिया हुआ है, तो अंबरगुड़ा आपको यहां मिल जाएगा कर्नाटक के पास ही, ये सही है। उसके बाद ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में मौजूद है। तो ये दोनों भी सही है। क्या पूछा है? कौन से युग्म सही है? इसमें आपको कौन सा हटाना है? दूसरा हटा देंगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर के रूप में आपको मिल जाएगा। तो कई बार एलिमिनेशन मेथड बहुत काम आता है, बशर्ते हम उसे गेस कर पा रहे हों। चलिए, हाल ही में मेघालय और असम के बीच चल रहे सीमा विवादों के क्रम में इनकी सीमा पर गोलीबारी हुई, जिसमें 5 नागरिकों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। अब एक लंबा सा स्टेटमेंट दिया है, फिर उसका उत्तर आपको बताना है। पूर्वोत्तर भारत में मैदानी क्षेत्रों का सर्वाधिक विस्तार इस राज्य में है, जिसकी चर्चा की जा रही है। यह मैदानी क्षेत्र मानसून के आगमन के बाद अक्सर बाढ़ के कारण खबरों में रहता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 यानी NW नेशनल वाटरवेज 2 इसके पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक विस्तृत है। उम्मीद है कि आप लोग इसका भी अनुमान लगा पा रहे होंगे। इसमें 2-3 बातें समझने के लिए। पूर्वोत्तर भारत में पहली बात, मैदानी क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? आपने पढ़ा है, असम वाला हिस्सा है जो मैदानी है पूर्वोत्तर भारत में, बाकी लगभग पहाड़ी क्षेत्र है। दूसरा कहा गया है कि यहाँ पर नेशनल वाटरवेज है, ठीक, तो NW निश्चित तौर पर यहाँ मौजूद है। आप मैप में इसको देख लें, असम का ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो नेशनल वाटरवेज है वो कहाँ से कहाँ तक? सदिया से धुबरी तक जोड़ता है नेशनल वाटरवेज 2, ठीक है। और यहाँ पर बाढ़ तो आती ही है ब्रह्मपुत्र नदी में अक्सर,
तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, असम। अब एक सवाल ले लें जो कि प्रीलिम्स 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी या कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? ये पूछा गया था, कई सारे विद्यार्थियों को इसको लेके कंफ्यूजन भी हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेन्नार है। तो इसको देख लें नक्शे में कहाँ पड़ेगा। ये यहां पर है गंडीकोटा, ठीक, ये वाला हिस्सा जो मार्क किया हुआ है यहाँ। और पेन्नार नदी ये आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक। दूसरी कावेरी नदी की बात है तो आपको पता ही है कावेरी नदी के बारे में, यहाँ से जाती है, ठीक। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है जो कि यहाँ आपको दिख जाएगी। एक नदी का जिक्र और है, कौन सी है? मंजीरा। तो मंजीरा को आपको खुद से मार्क करना है, खुद से लोकेट करना है कि कहाँ पर मौजूद है और कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाकर के मिलती है, ठीक। चलिए अब देखें आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यहाँ शिखर दिए हुए हैं, यहाँ पर्वत कौन कौन से हैं? शिलोंग पीक, गारो हिल्स, कामित शिखर, नेपाल हिमालय, दूनागिरी शिखर, कुमाऊं हिमालय। आपको बताना है कि कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका आपको जवाब देना है। तो हमें यह जरूर बताएं कि यह सेशन आपके लिए कितना मददगार साबित हो रहा है। तब तक अपनी तैयारी में मानचित्रों का जो भी अभ्यास है वो करते रहिए और खूब सारा पढ़ते रहिए। शुक्रिया।